हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपका विनय फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हमारा टारगेट है CHSL 2023 और इसी के लिए हम लोग CHSL प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस की PYQ सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस की है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, और आज ये हम लोगों की क्लास नंबर 3 है। और इसमें हम लोग 4, 6, 11, 14 मार्च 2018 में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। और इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं एकदम बेस्ट तरीके से, एकदम स्मार्ट तरीके से, जिससे आपका बहुत सा टाइम बचेगा और वो टाइम को आप अन्य सब्जेक्ट्स में लगा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपनी क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 2 तक हम लोगों ने 34 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 35 की। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है, ये उधार है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर क्या होगी? क्वेश्चन ये सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज क्या है। हम लोग इसमें किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। वैसे आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P × R × T/100, लेकिन इस फार्मूले का यूज हम लोग नहीं करेंगे। देखिए, आपसे कह रहा है कि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है। तो प्रिंसिपल अगर हमारा 5 है तो ब्याज इंटरेस्ट हमारा कितना है? 1। इनका रेशियो दिया है 5:1। इसका मतलब अगर मूलधन हमारा 5 रुपये है तो इंटरेस्ट उस पर कितना मिलता है? 1 रुपये। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। इसको हम मान लें कि ये है 50। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 10। अगर इसको हम मान लें 500 प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100। अगर हम मान लें कि प्रिंसिपल 5000 है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1000। रेशियो का मतलब होता है ये कि इनका अनुपात 5:1 का है। तो क्या करें, हम मान ले रहे हैं फिलहाल कि अगर प्रिंसिपल हमारा 500 है तो जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है? 100। आगे कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लेता है। इसका मतलब जो ये 100 रुपये है हमको इंटरेस्ट मिला, ये 4 वर्ष में मिला। कितने टाइम में मिला? 4 वर्ष में मिला। और सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट होता है वो 1 साल का रेट होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये हमें 4 वर्ष में मिला, तो आप बता सकते हैं कि 1 वर्ष में हमें कितना इंटरेस्ट मिला। तो आप कहेंगे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 25। इसका मतलब 1 वर्ष में हमें इंटरेस्ट कितना मिला? हमें इंटरेस्ट मिला 25 रुपये। तो अब हम बड़ी आसानी से ब्याज की दर निकाल सकते हैं। 25 रुपये का इंटरेस्ट हमको मिला, कितने पे मिला? हमें मिला वो 500 रुपये पे। तो 25 डिवाइडेड बाई 500 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से जाएगा ये 5 बार। आपका रेट आ गया 5%। तो 5% की रेट से उस व्यक्ति ने उधार लिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 9500 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% की दर से तथा बचा हुआ भाग 20% की दर से उधार दिया गया। 1.5 वर्ष पश्चात कुल 2565 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। 15% तथा 20% की दर से उधार दी गई राशि का अनुपात क्या होगा? देखिए, टोटल 9500 रुपीज़ है। इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्से को 15% की दर से उधार दिया गया और दूसरे हिस्से को 20% की दर से उधार दिया गया। हमें पता करना है कि 15% पर कितनी राशि उधार दी गई और 20% की दर पर कितनी राशि उधार दी गई। देखिए, इसको हम लोग करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से, लेकिन उससे पहले हमें बताइए कि ये ब्याज जो है ये 1.5 वर्ष का है और जो दर होती है वो हमेशा 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष पे 15%, 2 वर्ष पे 30%। सिंपल इंटरेस्ट का ये रूल है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि ये 1.5 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो क्या करेंगे, इस 2565 को हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे। ये 1.5 साल का है तो हमें 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा। 1 पॉइंट हटाया, ऊपर बढ़ा 0। अब इसको 15 से आप डिवाइड कर दीजिए। 15 से गया एक बार,
15 कम 15 बचा 10, 15 छक्का 90, 15 सती 105, यहाँ बचा 1, 15 कम 15 और एक 0, 1710 रुपया ये हमारा एक साल का 9500 रुपये पर कुल ब्याज है। क्लियर। अब हम लगाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मान लेते हैं कुछ राशि हमने ए और कुछ राशि हमारी बी। ए पर हमने दिया 15% के हिसाब से उधार और बी पर दिया हमने 20% के हिसाब से उधार। तो ये हमें कुल ब्याज कितना मिला? कुल ब्याज मिला 1710 रुपये और ये कुल ब्याज कितने पे मिला? 9500 पे। तो क्या करेंगे? 1710 डिवाइडेड बाई 9500 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 19 से जाएगा ये 5 बार और ये जाएगा 19 9 171 और एक 0, 90/5 और ये 5 से और कैंसिल हो जाएगा, 5 कम 5, 5 से जाएगा ये 18 बार। इसका मतलब जो ओवरऑल इंटरेस्ट है हमारा इस ब्याज पर वो है 18%। तो जो ओवरऑल इंटरेस्ट आया हमारा उसको हम रखते हैं बीच में। ये आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैंने पिछले कई क्वेश्चंस में बताया है। तो अब क्या करेंगे? अब लेंगे इनका डिफरेंस। 15 और 18 का डिफरेंस हो गया 3, 20 और 18 का डिफरेंस हो गया 2। ये जो आपका रेशियो आया यही रेशियो आता है आपके शेयर का या रुपए के हिस्सों का, कि कितना हिस्सा किस राशि पर हमने लगाया। इसका मतलब 2 हिस्सा अगर हमने 15% की दर पे लगाया तो 3 हिस्सा हमने 20% की दर पे लगाया। आपका फाइनल आंसर हो गया 2:3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। फिर से देखिए मैंने क्या किया, 9500 रुपये को 2 हिस्सों में बांटना था। हमें नहीं पता कि 15% पे कितना हिस्सा और 20% पे कितना हिस्सा। अब हमें दिया 1.5 वर्ष में उसका टोटल जो ब्याज है वो है 2565 रुपये। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 वर्ष का ब्याज उसका निकालेंगे। तो 2565 को अगर हमने 1.5 से 1.5 से डिवाइड किया तो आया 1710 रुपये। ये हो गया हमारा 1 साल का ब्याज। अब हम निकालेंगे कि ये 1 साल का जो ब्याज है तो ये कितने इंटरेस्ट पे हमको मिला, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है। हमको अलग अलग इंटरेस्ट दिया हुआ है 15% और 20%, लेकिन हम निकालेंगे सबसे पहले कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है। तो ओवरऑल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1710 को 9500 जो कुल रुपए है उनसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इसको सॉल्व करने पे आएगा 18। इसका मतलब जो 18% पे हमें ये ब्याज मिल रहा है, जो 2565 रुपये हमें ब्याज मिला, ये ओवरऑल हमको 18% इंटरेस्ट पे मिला। लेकिन हमसे पूछा गया कि 15% और 20% पे अलग अलग कितना दिया गया अगर 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। तो क्या करेंगे? 15% और 20% इधर लिखेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे, बीच में रखेंगे 18%। डिफरेंस निकालेंगे, 15-18 का डिफरेंस 3, 20-18 का डिफरेंस 2। ये जो रेशियो आता है यही आपका आता है हिस्से का, कि किस हिस्से पे कितना रुपया लगाया गया है। तो 15% पे हमने लगाया 2 हिस्सा और 20% पे हमने लगाया 3 हिस्सा। आपसे रेशियो पूछा गया है तो यहीं पे आंसर आपका आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछता कितने रुपए किस हिस्से पे लगाए गए हैं तो 9500 को, इन 9500 को हम क्या करते? टोटल 2 और 3 5 हिस्सों में करते डिवाइड। फिर हमसे 2 का हिस्सा पूछा जाता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, इस वाले का हिस्सा पूछा जाता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। आप वैसे भी देख सकते हैं 5 से ये जाएगा 19 बार, यानी कि 1900 रुपये। तो 2 वाला हिस्सा 3800 रुपये हमने ए पर लगाया और 19 तियाँ 5700 रुपये हमने बी पे लगाए। लेकिन आपसे ये यहाँ तक पूछा ही नहीं गया, आपसे सिर्फ पूछा गया है रेशियो। तो आपका फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कुछ रुपए साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2286 रुपये तथा 4 वर्षों में 2448 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए कुछ अमाउंट है हमारे पास प्रिंसिपल, हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद। 3 साल बाद वो हो गए कितने? 2286 रुपये। किस रेट से हुए अभी हमें नहीं पता। 4 साल बाद, 4 साल बाद वो हो गए 2448। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज सेम रहता है। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद प्रिंसिपल हमारा हो गया 2286 रुपये और 4 साल बाद जो हमारा रुपए थे वो हो गए 2448। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो 1 साल में रुपया बढ़ा वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा इंटरेस्ट।
तो हमें हर साल का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2448 से 2286 को माइनस करेंगे। तो 8 से 6 जाएगा 2, 14 से 8 जाएगा 6, 13 से 2 जाएगा 1। इसका मतलब 162 रुपये हमारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक भी हमें 162 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, यहाँ से यहाँ तक भी हमें 162 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी हमें 162 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। तो हर साल हमें इतना इतना इंटरेस्ट मिला। तो टोटल 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया, 162 मल्टीप्लाई 4, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24 और 4 1 ज़ा 4 2 6, 648 रुपये हमारा 4 साल का इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ प्रिंसिपल जो भी था उसमें 648 रुपये जुड़ गया जब इंटरेस्ट, तो हो गया वो 2448। तो अब हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे, 2448 से हम 648 माइनस कर देंगे। तो 48 से 48 चला जाएगा 0, और 24 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1800। इसका मतलब शुरुआत में हमारा जो प्रिंसिपल था वो था 1800 रुपये। अब हमें सिंपल ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 162, क्योंकि हम क्या लेते हैं 1 साल का इंटरेस्ट। तो 162 हमें मिला, कितने पे मिला, हमें मिला वो 1800 रुपये पे। डिवाइड कर देंगे 1800 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 से देखिए ये जाएगा एग्जैक्ट 9 बार, 18 9 162। इसका मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हर बार आपको इतना सब डायग्राम, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मन ही मन कैलकुलेट कर सकते थे। 3 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना, तो डिफरेंस आप यहाँ से ले सकते थे। और जो यहाँ इनका डिफरेंस आएगा वही हर साल का इंटरेस्ट होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसमें से उसको माइनस करके आप मन ही मन थोड़ा बहुत लिखकर इसको कैलकुलेट सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपये से बढ़ जाता है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है? इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए, वरना मेरे साथ देखिए। 6000 रुपये है प्रिंसिपल, और 7 साल के बाद, मतलब 7 साल के इंटरेस्ट के बाद वो 8400 रुपये बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारा हो जाता है ये अमाउंट, मतलब 6000 रुपये प्रिंसिपल और 7 साल में हमें इंटरेस्ट मिला 8400 रुपये। कह रहा है 8400 रुपये से बढ़ जाता है, 8400 रुपये हो नहीं जाता है। अगर कहता 8400 रुपये हो जाता है तो हो जाता वो यहाँ पर अमाउंट, लेकिन 7 साल में 8400 रुपये से बढ़ जाता है। इसका मतलब जो 8400 है वो है हमारा 7 साल का इंटरेस्ट। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हमारा अमाउंट। तो 7 साल का इंटरेस्ट है 8400, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, आप इसको अलग लिखें या यहीं पे काट दें। 7 से जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1200 रुपये आपका इंटरेस्ट होगा पर एनम। 1200 रुपये इंटरेस्ट आपको मिलेगा हर साल। आपसे पूछा गया ब्याज की दर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। 1200 रुपये इंटरेस्ट 1 साल का, 6000 रुपये पर, और मल्टीप्लाई 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 6 से जाएगा ये 2 बार, और 20। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 20%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एक निश्चित राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपये है। 8 वर्ष का साधारण ब्याज है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15% है। वह निश्चित राशि प्रिंसिपल क्या होगा? देखिए, 8 वर्षों का, 8 इयर्स का साधारण ब्याज हमको दिया है 47500। आगे कह रहा है कि इन 8 वर्षों में से 5 वर्ष तक 10% की दर से ब्याज लगा और 3 वर्षों तक 15% की दर से ब्याज लगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 5 सालों तक हमारा टोटल ब्याज कितना हुआ, तो आप कहेंगे 50%। और इन 3 सालों तक टोटल ब्याज कितना हुआ, तो 15 तियां 45। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 50 और 45, यानी कि 95% ब्याज लग गया। आपसे पूछा गया है राशि, और ये 95% क्या है,
ये 95% है 8 वर्षों का टोटल ब्याज। इसका मतलब 47,500 अगर 95% है, और आपको पता है कि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, प्रिंसिपल होता है हमेशा 100%, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। 5 से जाएगा ये 19 बार, 5 से जाएगा ये 20 बार, आगे 19 से जाएगा ये 19 दूना 38, यहाँ बचा 9, 95, 19 बचे 95 और 2 0। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 दूनी 50 और 3 0, 50,000। इसका मतलब जो प्रिंसिपल था वो था 50,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अब तक हम लोगों ने 3-4 सवाल सिंपल इंटरेस्ट के किए, और आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें मैंने किसी भी फार्मूले का यूज एक बार भी नहीं किया है। सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लॉजिक से सॉल्व किया है। तो अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक समझ में आ गया, तो आप इन क्वेश्चंस को बिना फार्मूले के खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40। एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि इन क्लासेस की नोट्स हमें ना बनानी पड़े और इनकी नोट्स आपको मिल जाए, तो मैं आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है विनय मैथ्स क्लासेस, और आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आपको हर क्लास की नोट्स मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है। आपसे पूछा गया घन का आयतन। देखिए, इसको भी हम लोग करेंगे रेशियो से। रेशियो और परसेंटेज दो चैप्टर ऐसे हैं जो हर चैप्टर की जान है। अगर आपने रेशियो और परसेंटेज दो चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया, रेशियो और परसेंटेज इन दो चैप्टर को आपने अगर ढंग से पढ़ लिया, तो आप हर क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 80 से 85% क्वेश्चंस इन्हीं दो चैप्टर की हेल्प से हो जाते हैं। देखिए, हमें बताना है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता है घन क्या होता है? घन एक ऐसा 3D फिगर होता है, और इसका वॉल्यूम हमें परसेंटेज में कितना बढ़ गया ये बताना है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन का फार्मूला होता है a³, मतलब भुजा का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, घन की भुजा बढ़ गई है 10% से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप सबको पता होगा, 1/10। इसका मतलब अगर पहले भुजा 10 थी तो अब उस पर 1 बढ़ गई, तो हम घन का आयतन होता है a³, तो 3 बार इसको हम लिखेंगे। तो 10 से बढ़ गई कितनी हो गई 11, फिर 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11, और फिर 10 से बढ़कर हो गई 11। 10 पर 1 की वृद्धि, 10% का मतलब होता है 1/10, और 1/10 से बढ़ गई, इसका मतलब 10 पर 1 बढ़ गई। तो 10 पर 11, 10 पर 11, 10 पर 11। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1331। 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। मतलब अगर पहले आयतन 1000 था तो बढ़ के हो गया 1331। आपसे पूछा गया कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो डिफरेंस इनमें कितने का है, 331 का। 331 की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 1000 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से हटेगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पर। इसका मतलब 33.1% की वृद्धि हुई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, फॉर्मूले में रखिए और आंसर लीजिए। घन का आयतन a³ फॉर्मूले में रखना है, 3.5 सेंटीमीटर भुजा है, आपको साइड दी है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, इसको सॉल्व करिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चक्कू 12 और 5 25, 1225, और 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद हमने लगा दिया पॉइंट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। ये मल्टीप्लाई कैसे किया, ये है 3.5 गुणे 3.5, मतलब 35 गुणे 35। इसका मतलब क्या है, ये है 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 5 है
तो लिखेंगे हम 25 और 3 के आगे वाले नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 चक्कू 12, ये हो गया 1225। 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया यहाँ पर पॉइंट। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 35 का पहाड़ा सबको याद होना चाहिए। 35 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 175, 5 कैरी हुआ 7, 35 दूना 70 और 17 87 का 7 कैरी हुआ 8, 35 दूना 70 और 8 78 कैरी हुआ 7, 35 से कम 35 और 7 42। पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ, मतलब पॉइंट के बाद टोटल कितनी डिजिट होनी चाहिए, 1 2 और 3, तो 1 2 3 पॉइंट लगेगा यहाँ। आपका आंसर आ गया 42.875। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 7 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोला मतलब स्फेयर, इसको कहते हैं स्फेयर। गोला क्या होता है, एक ठोस आकृति, गोल, जैसे आपकी बॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है, ये आपके हैं स्फेयर। आपको निकालना है इसका वॉल्यूम, आयतन, और इसका डायमीटर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो डी है अगर 7 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा, रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है आयतन, फार्मूले में रखिए, फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर है 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन हम आपसे कहेंगे आप ये वाली वैल्यू रखिए 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2 कैंसिल कीजिए, 7 से गया 7, 2 2 4 से गया ये 4, और 2 से जाएगा ये 11 बार। ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 7 7 49 डिवाइडेड बाई 3। 11 से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 9 9 4 13, 1 4 और 1 5, 539 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, फिर बचा 2, 3 नवा 27, 179। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको लाना है आंसर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इसको सॉल्व ही करें, आपकी एक नज़र हमेशा ऑप्शंस पे भी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 38 है, तो a माइनस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 38 में से हम घटाते हैं 2, बचता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। लेकिन इसको कैसे करेंगे डिटेल में समझते हैं। देखिए, a माइनस 1/a, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a² प्लस 1/a² माइनस 2a इंटू 1/a। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लगाया। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब आप देखिए, ये a से a कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, a² प्लस 1/a² माइनस 2, और a² प्लस 1/a² की वैल्यू आपको दी है 38, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 38 माइनस 2। यह मैंने आपसे कहा था कि 38 से 2 माइनस कीजिए। अब 38 से जब आप 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36, और ये हो गया a माइनस 1/a का स्क्वायर। आपसे वैल्यू पूछी गई है सिर्फ a माइनस 1/a की, तो यहाँ से जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर इधर हट के इधर लग जाएगा रूट, और 36 का रूट आपको पता है कितना होता है, 36 का रूट होता है 6। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। a प्लस 4/a इज इक्वल टू 4 है, तो a की पावर 6 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको आप सिंपल वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस 4/a इज इक्वल टू 4। आपको हिट एंड ट्रायल करना है और a की कुछ वैल्यू अपने आप सोचनी है कि a की वैल्यू हम क्या रखें कि LHS को सॉल्व करने पे हमारा RHS 4 हमको मिल जाए। तो आप अगर इसको ध्यान से देखिए
तो ए की जगह पर अगर हम 2 रख दें तो ये हो जाएगा 2 + 4/2। अब देखिए 2 से 2 गया और 2 + 2 कितना आ गया 4। इसको सॉल्व करने पे हमें राइट हैंड साइड का 4 मिल गया। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर। अब आपको इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देना है। ए की पावर 6 + 1 तो 2 की पावर 6 + 1। 2 की पावर 6 कितना होता है सबको याद होना चाहिए 64 + 1। तो आपका आंसर आ गया 65। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। यदि x² + y + 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तब x³ अपॉन 27 प्लस y³ अपॉन 32 प्लस z³ अपॉन 125 का मान ज्ञात करो। देखिए आपको दिया है x² प्लस y + 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा लेफ्ट साइड का इक्वेशन जो आपको दिया है वो राइट में बराबर में 0 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका हर टर्म भी अलग अलग कितना होगा 0। ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तभी 0 + 0 + 0 होकर कितना मिलेगा आपको 0। तो हम क्या कर सकते हैं x² को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 0। इसी तरह y + 2 का होल स्क्वायर ये भी किसके बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2। और अगर z - 5 को हम z - 5 के होल स्क्वायर को अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी कितनी 5। अब आपको x y z की वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू उठा के आपको इस इक्वेशन में रख देनी है। x³ अपॉन 27 प्लस y³ अपॉन 32 प्लस z³ अपॉन 125। देखिए x³ की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे x की जगह पर तो हो जाएगा पूरा इक्वेशन हमारा 0 प्लस y³ y की वैल्यू रखेंगे -2 और -2 का क्यूब कितना होता है -8। तो ये प्लस हट के हो जाएगा -8 अपॉन में 32 प्लस z³ z की वैल्यू है 5 और 5 का क्यूब कितना होता है 125 डिवाइडेड बाई 125। 125 से 125 कैंसिल, 8 कम 8 8 चक्कू 32। ये आपका बचा -1/4 प्लस का 1। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए 4 तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 4 -1 प्लस 4 तो कितना बचेगा +3/4। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। इस क्वेश्चन में यहाँ से कुछ नहीं था, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 के बराबर है तो उसका प्रत्येक टर्म भी 0 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। a³ + b³ + c³ - 3abc का योग क्या है जब a = 4 b = 2 और c = -6 है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू दी हुई है। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। a का क्यूब इसका मतलब 4 का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब प्लस c का क्यूब, c है -6 तो -6 का क्यूब -3 × a4 b2 और c -6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप चाहें तो इससे कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे इससे करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको एक फार्मूला पता होगा a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या होता है a + b + c a² + b² + c² -ab -bc -ca। ये फार्मूला आपको पता होगा। आप देखिए इस फार्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो a + b + c, a + b + c यहाँ से देखिए a + b + c, तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है +2 और c की वैल्यू है -6। तो ये हो गया 4 + 2 6 -6 कितना आया 0। इसका मतलब इस a + b + c की जगह कितना आएगा 0। और 0 को हम किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से, किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो पूरा रिजल्ट क्या आता है 0। इसका मतलब इसका पूरा रिजल्ट कितना आएगा 0। तो a³ + b³ + c³ - 3abc की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और हमेशा की तरह फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको यहाँ देखना था a = 4, b = 2, c = -6। तो यहाँ से जब a + b + c की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती? 0। और इसका फार्मूले में आपको पता है a + b + c आता है, तो अगर 0 आ गया तो मल्टीप्लाई करने पे भी कितना आएगा? 0। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता क्वेश्चन को देख के ही 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। देखिए त्रिभुज XYZ, यहाँ पर त्रिभुज इन ट्रायंगल, तो यहाँ पे होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल XYZ में y पर समकोण है। एक ट्रायंगल मैंने बनाया, यहाँ पर y, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया हमारा z। y पर क्या है? समकोण है। आगे दिया है हमें cosec x की वैल्यू 17/15 है। cosec x मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही है। तो अगर ये वाला एंगल है तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर आपका होगा ये, और ये होगा आपका बेस, और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। मतलब एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर हमने ट्रायंगल ऐसा बनाया होता और इस एंगल की बात हो रही होती, अगर हमने यहाँ पर x नाम दिया होता, यहाँ पर y नाम दिया होता, यहाँ पर z नाम दिया होता और इस एंगल की बात होती cosec x, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर होता ये, बेस होता ये, हाइपोटेन्यूज होता ये। कहने का मतलब ये है जिस भी एंगल की बात होगी उसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर। क्लियर? आपको दिया है cosec x = 17/15। एक आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो ट्रिक याद कर लीजिए कि लाल बटे कक्का के ए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टैन। इसी को अगर इंग्लिश में लर्न करना है तो एक फार्मूला और है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है आपका टैन। अब देखिए आपको दिया है cosec x = 17/15, तो cosec x = 17/15 और cosec x क्या होता है? कर्ण बटे लंब। ये होता है कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा होता है cosec और cosec हो गया कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हो गया हमारा 17 और लंब हो गया हमारा 15। तो कर्ण क्या है? हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 17 और लंब क्या है? लंब हो गया हमारा 15, ये हो गया 15। अब आपको बेस निकालना है, तो आपको पता है बेस कितना आएगा? बेस आएगा आपका 8। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225 और 289 से जब 225 जाएगा तो बचेगा कितना? 64 और 64 का रूट होता है 8, तो बेस आ गया आपका 8। ये एक ट्रिपलेट भी है। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग ट्रिपलेट भी सीखेंगे। क्लियर? आपसे पूछा गया है cot z की वैल्यू, cot z का मान क्या होगा? अब आप देखिए यहां पर है x, हम लोग x के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब आपसे पूछा गया है cot z। तो अब cot z अगर ये वाला एंगल हो गया तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाली साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा? ये वाली साइड जो है हमारी ये हो जाएगी हमारी बेस। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज या कर्ण। क्लियर? अब आपसे पूछा गया है cot z, tan का उल्टा होता है cot, तो cot क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot z = बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपका बेस क्या है? इसके लिए बेस आपका है ये, तो 15 बटे परपेंडिकुलर आपका कितना है? 8, तो 15/8। आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। अगर कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक्स वाई जेड में y पर समकोण है। फिर वही क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, इस बार हम x इसको लेते हैं, तो एक्स वाई जेड और y पर है समकोण, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज कर्ण होगा। cosec x = 13/12, तो cosec x = 13/12 और cosec x क्या होता है? cosec x होता है आपका, अभी मैंने बताया, कर्ण बटे लंब।
साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, या इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तो हो गया 13, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 12। एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस। तो ये अगर 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 5। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 से 144 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 25, और 25 का रूट होता है 5। तो यहाँ से आपने बेस भी निकाल लिया। अब आपसे कहा गया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो, एक्स वाई 1 सेंटीमीटर हो, एक्स वाई की वैल्यू आपसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर हो, जबकि हमने यहाँ कितने निकाली, 5। तो अगर एक की वैल्यू 5 है, भाई क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 5, तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो आपसे पूछा गया वाई जेड की लंबाई क्या होगी, तो वाई जेड की लंबाई यहाँ पे कितनी है, 12। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 को 5 से क्या करना है, डिवाइड करने की ट्रिक क्या है, इसको कीजिए डबल। तो 12 का डबल 24, और 0 कैंसिल करना होता है, लेकिन 0 है नहीं तो एक पॉइंट यहाँ 2.4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में y पर समकोण है, यदि सेक x इक्वल टू 5/3 तो कॉसेक z का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है 47 की तरह, तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क में, और आप इसको होमवर्क में ट्राई करके कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो आप ट्राई कीजिए, और अगर आपका आंसर ये आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो भी आप कमेंट कीजिए कि सर ये मुझसे नहीं बना, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा 2018 CHSL में पूछे गए सारे क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो सब मैंने एक एक करके बारी बारी से कवर किए हैं। तो आपको CHSL का पैटर्न कुछ पता चल गया होगा कि 2018 में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपने तीनों क्लासेस देख ली होंगी, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। और अगर आपको कहीं डाउट है तो एक बार क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 को फिर से देखिए। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग CHSL 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम आपका मार्च 2023 में हुआ था। उसके PYQs हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको पता है कि MTS के भी पेपर होने वाले हैं, और CPO SSC CPO SI के भी पेपर होने वाले हैं। इसके अलावा ARO और RO इनके भी पेपर होने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी भी PYQ सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आएँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और PYQs के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।